Hello bachcho, let's read this question. So the question says, the First World War had a devastating impact on the entire European continent, both psychologically and financially. Explain, suggest any two ways to protect the world from another war. यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट दिया गया है और उस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है और दो हमसे सजेशंस पूछे गए हैं. वी आर आस्क्ड टू सजेशंस टू प्रोटेक्ट द वर्ल्ड फ्रॉम अनदर वॉर. Let's see the key concept. So the key concept is World War One. अब World War One अपने आप में एक डिवास्टेटिंग इंसिडेंट है जो कि एंटायरली ह्यूमिलिएटिंग है ह्यूमैनिटी के लिए. इससे ये लार्जेस्ट वॉर कहा जाता है अभी तक का, बिकॉज इट इंक्लूडेड द होल वर्ल्ड. ये पूरे वर्ल्ड को इंक्लूड करके वॉर लड़ा जा रहा था. इट हैड ग्रेट फाइनेंशियल एंड साइकोलॉजिकल लॉसेस ऑन द वर्ल्ड. So let's see the first point. The first point is from creditor to debtor. Before World War I, the Europe was the most prosperous continent. War drained its resources. From a continent of creditor, Europe turned into debtor. क्या होता है, जो यूरोप होता है वो बहुत प्रॉस्परस होता है. यूरोप होता है वो प्रॉस्परस कॉन्टिनेंट होता है. इट हैज़ कॉलोनाइज्ड मैनी कंट्रीज इन एशिया एंड अफ्रीका, और वहाँ से बहुत ज़्यादा पैसा यूरोप में जा रहा होता है. इट हैड बीन अ क्रेडिटर, वो लोन देने वाली कंट्री होती है, लोन देने वाला कॉन्टिनेंट होता है. जैसे ही वॉर होता है यूरोप के सारे रिसोर्सेज ड्रेन होने लगते हैं, और इस ड्रेन की वजह से जो लोन दे सकता था वो लोन लेने वाला बन जाता है. एंड हेंस यूरोप टर्न फ्रॉम द क्रेडिटर टू अ डेटर. लेट्स सी द सेकेंड पॉइंट. The second point is impact on social life. Soldiers came to be placed above civilians. Politicians laid great stress on the need for men to be aggressive, strong and masculine. Media glorified trench life. अब सोशल लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं. सिविलियंस की लाइफ सबसे पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझी जाती थी लोगों की, बट अब जो सिविलियन सोल्जर्स बन जाते हैं उनकी लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझी जाती है सिविलियंस के कंपैरिजन में. और पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो एक नीड बताते हैं मैन के लिए कि मैन कैसे होने चाहिए. दे मस्ट बी एग्रेसिव, दे मस्ट बी स्ट्रॉन्ग एंड दे मस्ट बी मस्कुलिन. ये जो टिपिकल स्टीरियोटाइप्स होते हैं वो सेट किए जाते हैं. एंड मीडिया ग्लोरीफाइड द ट्रेंच लाइफ. जो वॉर लड़ने के लिए ट्रेंचेस वगैरह बनाए जाते हैं, मीडिया उनको बहुत ग्लोरीफाई करता है और दिखाता है कि ट्रेंच लाइफ इज द बेस्ट लाइफ. लेट्स सी फर्दर. द थर्ड पॉइंट इज एग्रेसिव वॉर प्रोपोगेंडा. The aggressive war propaganda and national honor occupied the center stage in the public sphere, while popular support grew for conservative dictatorship. अब क्या होता है, एग्रेसिव वॉर प्रोपोगेंडा होता है वो स्प्रेड होने लगता है पूरे यूरोप में. एग्रेसिव वॉर प्रोपोगेंडा पूरे यूरोप में स्प्रेड होने लगता है और एक नेशनल ऑनर का कंसेप्ट आ जाता है, और ये सेंटर स्टेज, ये लोगों के लिए एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने लगता है ये टॉपिक. पॉपुलर सपोर्ट होने लगता है कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप के लिए. लोग डेमोक्रेसी नहीं, अब कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप चाह रहे होते हैं जो उनको वॉर लड़ने पे या वॉर जिताने में ऐसी सिचुएशन उनके सामने क्रिएट करे. लेट्स सी द फोर्थ पॉइंट. सेटबैक फॉर डेमोक्रेसी. द पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर वाज चार्ज्ड विद द सोवियत स्टाइल गवर्नेंस. डेमोक्रेसी वाज इंडीड अ यंग एंड फ्रेजाइल आइडिया विच कुड नॉट सर्वाइव द इंस्टेबिलिटीज ऑफ इंटरवॉर यूरोप. अब हम सभी को पता है कि यूरोप में सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ हैं. यूरोप में छोटा कॉन्टिनेंट होने के बाद भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं, तो एक कंटिन्यूस इंटरवॉर सिचुएशन होती थी उन कंट्रीज़ के बीच में. और उसी टाइम पे सोवियत यूनियन बना था जिसका जो गवर्नेंस ऑफ स्टाइल था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, जो कि सिंगल पार्टी सिस्टम को फॉलो करता था. इसकी वजह से जो डेमोक्रेसी थी वो एक यंग और फ्रेजाइल, यंग और कमज़ोर आइडिया थी, और वो इतना स्ट्रॉन्ग बेस अपना यूरोप में नहीं बना पाते हैं. और यूरोप में क्या होता है, it gave a setback for democracy. Let's see the fifth point. The fifth point is economic crisis. Political instability and huge expenditure on war led to the economic crisis. Industrial production fell dramatically. This set a tone for the Great Depression of 1921. अब यहाँ पे ऑलरेडी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही थी पूरे यूरोप में और एक एंटी डेमोक्रेसी माहौल बनता जा रहा था. इसमें ही जो वॉर होता है उसका बहुत हैवी एक्सपेंडिचर बियर करना पड़ रहा था कंट्रीज़ को, जिसकी वजह से सारे ही यूरोपियन कंट्रीज़ में से ऑलमोस्ट इकोनॉमिक क्राइसिस की सिचुएशन फेस करनी पड़ रही थी. इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो था वो बहुत ज़्यादा गिर गया था, ड्रामेटिकली फेल, और फिर इसी वजह से ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन होता है
इन द ईयर 1929 में, जिसका भी पूरे वर्ल्ड पे बहुत रिपरकशन इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं. नाउ व्हाट आर द सजेशंस वी हैव so that we don't see any wars further? So international organizations like United Nation organizations must be strengthened. यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएन जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनको स्ट्रेंथ करना पड़ेगा, इनको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, और डेमोक्रेसी स्प्रेड करनी पड़ेगी, बिकॉज डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ पीपल. तो यहाँ पे लोगों की ज्यादा चलती है, नॉट द पॉलिटिशियंस. लेट्स सी आवर आंसर वंस अगेन. First World War had a very deep impact on Europe. It turned from creditor to debtor. It had an impact on social life, and trench life was glorified by media. Aggressive war propaganda was spread by the media, and conservative dictatorships gained support. It gave a setback for democracy, and Soviet-style governance of one-party system was popularized. In the political unstable situation, there were various economic crises due to the heavy expenditure of war. The suggestions we have are international united organizations must be strong, they must be strengthened, and democracy must spread to each and every nation. I hope you understood this question. Thank you and best of luck.